Hello friends, my name is Akanksha Misra. Today we will study the topic of lifting of corporate will. What is lifting of corporate will? This is very IMP theory or a principle which is important for CA student, BCom student, every student who are related to this subject, company law. Lifting means उठाना. क्या उठाना? will को. will मतलब पर्दा. of corporate. कॉरपोरेट मतलब बॉडी कॉरपोरेट, जो कि कंपनी के जो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था फीचर में कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि उसके मेंबर को उससे अलग करती है. कंपनी के राइट्स, एसेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ कंपनी के मेंबर से डिफरेंट होते हैं. ए कंपनी इज़ रिगार्डेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. अ कंपनी इज़ रिगार्डेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी जो कि इसके मेंबर से अलग होती है. इसका एक सबसे फेमस केस लॉ है सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड. इस केस के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी. वी विल मूव ऑन अहेड. मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी. मेंबर कंपनी के एक्ट के लिए लायबल नहीं होता. दस देयर इज़ अ वेल कर्टेन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर. क्योंकि कंपनी और कंपनी के बीच में एक कर्टन होता है, उसी कर्टन को लिफ्ट करने का काम करती है ट्रिब्यूनल in case of fraud done by company. There are two cases where corporate will are lifted. The first one is cases falling under judicial decision, जो कि जज डिसीजन लेते हैं. उसमें कुछ 6 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. और सेकंड केस है अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न. ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है जिस केस में कॉरपोरेट की वेल को लिफ्ट किया जाता है. सो पॉइंट वाइज हम जाएंगे. केसेस फॉलिंग अंडर जुडिशियल डिसीजन में क्या आते हैं? सबसे फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द रिवेन्यू. रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी फॉर्म करे, सिर्फ इसीलिए कि उसको टैक्स ज़्यादा ना भरना पड़े. प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू का सबसे फेमस केस लॉ दिया गया है सर डिन्सॉ मैकजी पेटिट. सर डिन्सॉ मैकजी पेटिट ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 4 कंपनी फॉर्म की थी, और वो चारों कंपनी को इसलिए फॉर्म किया था ताकि उसमें वो एज अ कैपिटल अपने जो रिवेन्यू उनकी हुई है उसको एज अ कैपिटल उसमें डाल सके, फिर उससे लोन के थ्रू वापस ले ले. तो इस तरह से ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े. तो इसको अगर डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं आपको सुना देती हूँ. डी जो है सर डिन्सॉ मैकजी पेटिट एक वेल्दी मैन थे जिनको ह्यूज डिविडेंड मिलता था और इंटरेस्ट इनकम मिलता था. इन ऑर्डर टू अवॉइड द सुपर टैक्स In order to avoid the super tax, he formed 4 private company and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. Dividend received were credited in the account of the company and the amount was handed back to him as a loan. Thus, he divided his income in the 4 parts to avoid the tax liability. The court held that as the company did no business, the 4 company were nothing more than he himself. कोर्ट का डिसीजन ये आया कि ये जो चारों कंपनी बनी हुई थी उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया था. उन्होंने सिर्फ यही काम किया कि जो सर डिन्सॉ मैकजी पेटिट है वे चारों कंपनी में क्या डालते थे, कैपिटल के थ्रू अमाउंट इन्वेस्ट करते थे और बाद में उससे लोन की तरह वापस ले लेते थे. तो ये क्या होता था, खुद का पैसा खुद को ही देते थे. सिर्फ एक कंपनी नाम के लिए थी, वो कोई बिजनेस नहीं करती थी. इसी तरह से ये अपने रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करते थे. तो ये हुआ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का पॉइंट. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट. जब फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट क्या करती है, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने. गिलफर्ड मोटर कंपनी जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि कंपनी इसलिए इनकॉर्पोरेट हुई है ताकि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे बच सके, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, डिसरिगार्ड कर देगी सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. तो गिलफर्ड मोटर कंपनी क्या थी, एक कंपनी थी जो कि, और हॉर्ने क्या था, उसका एमडी था. Horne entered into an agreement with his employer company that after the termination of the employment, he would not solicit his employer's customer for a certain period of time. उसने ये वादा किया कि वो कस्टमर नहीं चुराएगा जब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट होगा. लेकिन soon after the termination of his employment, he formed a company of his the 2 shareholder where his wife and one another person. उसके बाद वहाँ से जैसे ही उसने रिज़ाइन किया या उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, हॉर्ने ने एक नई कंपनी बनाई जिसमें 2 पर्सन थे, एक उसकी वाइफ और एक
उसका फ्रेंड। द कंपनी सेंट आउट द सर्कुलर टू कस्टमर ऑफ हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। कंपनी को सर्कुलर मिला फॉर्मर एम्प्लॉयर को, जहाँ से उसने नौकरी छोड़ी थी। उसने देखा कि ये वही सेम बिजनेस कर रहा है जो मैंने इसको मना किया था करने से। तो इंजंक्शन क्या आया कोर्ट का कि हॉर्ने एंड अगेंस्ट द कंपनी ही हैज़ फाउंड रिस्ट्रेनिंग देम फ्रॉम सोलिसिटिंग द प्लेंटिफ्स कस्टमर। कोर्ट का डिसीजन ये आया कि हॉर्ने को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था उसका टर्मिनेशन उसने कर दिया बाय soliciting the plaintiff customer. Now we will move to determination of enemy character. Determination of enemy character. Company can't be enemy, right? The person who are directing or managing the company can be enemy. For example, India's Pakistan war. डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। डेमलर कंपनी लिमिटेड को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो सी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसका काम क्या था कि मोटर टायर जो भी जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है उसको सेल करे जर्मन कंपनी में। जर्मन कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती थी वो इंग्लैंड में उसका काम चलता था सेल करने का, जो कि सी नाम की प्राइवेट कंपनी यानी कि कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड करती थी। ये दोनों ही कंपनी इंग्लैंड में सिचुएटेड थी, लेकिन जो कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड है इसके ये जो सेल करती थी गुड्स वो थे जर्मन कंपनी के, जो जर्मन कंपनी से मैनेज होते थे। तो डेमलर कंपनी लिमिटेड इससे क्या करती थी? सप्लायर, एज ए सप्लायर इससे गुड्स लेती थी। लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर इट इज़ डिसाइडेड दैट डेमलर कंपनी लिमिटेड के माइंड में ये आया कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो एक तरह से एनिमी कैरेक्टर हो जाएगा, ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। तो इसीलिए इसने कोर्ट में केस किया कि मैं इससे गुड्स नहीं लूँगा, इसके पैसे नहीं दूंगा, जो भी मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं अब वो मैं नहीं करूँगा। कोर्ट का डिसीजन भी यही आया कि येस इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी टू अलाउ द एनिमी टू बी ट्रेड अंडर द कॉर्पोरेट पैकेट। नाउ वी विल मूव टू फोर्थ पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अवॉइड करना वेलफेयर लेजिस्लेशन को, वेलफेयर रूल्स एंड रेगुलेशन को। ये भी एक तरह का ऐसा करने से क्या होता है, कंपनी के कोर्ट क्या करेगी? कंपनी के वेल को लिफ्ट करेगी। इसका एग्जांपल है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो वर्कमैन जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड है ये कंपनी थी, इंडस्ट्री थी, और इसके जो वर्कमैन हैं इन्होंने केस किया था इस कंपनी में। किस लिए किया था? क्योंकि ज़्यादा बोनस, अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उसको ज़्यादा बोनस देना पड़ता है। दिस इज़ जनरल रूल ऑफ द इंडस्ट्रियल लॉ। बट इसको ज़्यादा बोनस ना देना पड़े, अपना प्रॉफिट अपने पास ही रख सके, वेलफेयर लेजिस्लेशन ये नहीं करना चाहता था। इसीलिए इसने क्या किया? एक कंपनी फॉर्म की। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक सब्सिडरी फॉर्म की ताकि वो अपने प्रॉफिट को उसमें स्प्लिट कर सके एज अ बोनस को छुपाने के लिए पेरेंट कंपनी से, मतलब उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए तो बोनस ही ना देना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसरिगार्ड किया एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट कंपनी को फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग आउट बोनस फॉर द एम्प्लॉय। डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट मतलब कि डिसओबे करना, कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करना। तो इसको भी डिटरमाइन करने के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट वेल जो है लिफ्टेड की जाती है। 6 पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस। किसी कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंस उसके मैनेजर या मेंबर से पहचानी जाती है, मतलब उसकी एक्सपीरियंस कितनी है टेक्निकल फील्ड में। ये इसका डिटर्मिनेशन भी, कंपनी अगर न्यू है, कंपनी न्यू फॉर्म हुई है लेकिन उसके जो मेंबर है उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है कि कंपनी आगे रेगुलेट हो सके किसी इंस्टीट्यूशन से, तो ये गलत है। तो इसको भी डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट विल बी लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। नाउ बी पॉइंट, अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन में 6-7 पॉइंट हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। जो भी स्टैट्यूटरी मिनिमम मेंबर होते हैं, जैसे एक प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1 और पब्लिक कंपनी में 7, अगर ये जो मिनिमम स्टैट्यूटरी मेंबर हैं ये कम हो जाते हैं इससे, तो कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड होगी। सेकंड पॉइंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन का काम कर दिया गया जिसकी वजह से शेयर होल्डर या इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर दिया उस रीज़न की वजह से, मिस स्टेटमेंट की वजह से, तो ये लाइबिलिटी हो जाती है उन कंपनी के मेंबर की कि कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन करे, उनको कंपनसेशन या डैमेजेस दे।
So in this case भी corporate will be lifted. Third point is fraudulently inducing person to invest money. किसी person को fraudulently गलत तरीके से धोखेबाजी से इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करना, तो इस केस में भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है. फोर्थ पॉइंट इज़ फेलियर टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी. मैंने इशू किए शेयर, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर हुआ, लेकिन एप्लीकेशन मनी जो उसने पे किया था मुझे टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी एज अ टू परचेस अ शेयर, उसको मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो भी मैंने उसको रिटर्न नहीं किया एप्लीकेशन मनी. तो इस केस में भी कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड होगी. इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आफ्टर नेम ऑफ कंपनी. मैं प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की हूँ, मेरे 2 ही मेंबर हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसके आगे पीवीटी एलटीडी ना लगा के एलटीडी लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर यूज़ हुआ नेम का. तो इस केस में भी कंपनी का कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड माना जाएगा. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. व्हेन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग कंपनी जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसी दूसरी कंपनी के होल्ड करती है, उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है. और जिस कंपनी का डिसीजन, मेजॉरिटी डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडवाइस और शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी रहती है, उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं. तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी सिर्फ सब्सिडरी कंपनी इसलिए नाम के लिए बना रही है ताकि वो सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अपने काम कर सके, जैसे उसको लाइसेंस नहीं मिला तो सब्सिडरी कंपनी बना के वो लाइसेंस ले सके, तो ये सब क्या है, एक तरह से फ्रॉड है, जिस केस में कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड की जाएगी. फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी. इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कंपनी का अफेयर कैसा है, कंपनी का ओनरशिप कहाँ है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोर्ट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. वी अंडरस्टैंड द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. Hope you understand. If you have any doubt, then please comment below.